वेलकम गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलॉम्स लॉ। और कूलॉम्स लॉ में हम लोग दो तीन चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो इसकी थ्योरी डेफिनेशंस के साथ, फॉर्मूले के साथ, और दूसरा इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स और इसके एप्लीकेशन कह सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ किसे कहते हैं, कूलॉम्स लॉ एक्चुअली है क्या। तो कूलॉम्स लॉ को अगर हम एक लाइन में बात करें तो ये दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बताता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। खैर डायरेक्शन तो हम जान लेंगे इनके साइन के साथ। अगर इनके साइन प्लस प्लस है तो ये रिपल्सिव रखेंगे नेचर, और अगर प्लस माइनस है तो क्या हो गए, अट्रैक्टिव। लेकिन होगा कितना फोर्स, ये कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग समझेंगे। तो कूलॉम्स लॉ बेसिकली इन्होंने क्या बताया कि दो चार्जेस अगर Q1 Q2 हैं और इनके बीच की डिस्टेंस R है, तो इनके बीच जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन चार्जेस के प्रोडक्ट के। और इन्होंने ऐसे नहीं बताया, एक्सपेरिमेंट किया है बहुत बार, इनकी वैल्यूज़ को बढ़ाया, इनकी वैल्यूज़ को घटाया, दोनों को बढ़ाया, दोनों को घटाया, ढेर सारी बार बहुत टाइप से इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया चार्जेस की वैल्यूज़ को चेंज करके। तो इन्हें ये फोर्स चेंज मिलता था। तो इन्हें लगा कि फोर्स क्या हो सकता है, इनके चार्जेस पे डिपेंड करता हो। तो इनके प्रोडक्ट पे जब चेक किया है तो इनके प्रोडक्ट पे बहुत सही मिलता था। तो इन्होंने क्या बताया कि प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। उसी तरह से आर पे भी इन्होंने चेक किया होगा। तो इन्होंने आर पे क्या पाया कि आर पे ये इन्वर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होते हैं। मीन्स अगर डिस्टेंस को हम हाफ कर देते हैं r/2, तो डिस्टेंस अगर आधा होगा तो आधे का स्क्वायर होता है 1/4, और 1/4 का 4 ऊपर चला जाने वाला है तो फोर्स क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स। इट मीन्स कि डिस्टेंस कम होने पर फोर्स बढ़ता होगा, तो इसको ऊपर नहीं रख सकते इसलिए ये नीचे रहा होगा। ये दोनों इन्होंने कंबाइन करने के बाद चेक किया क्या कुछ और फैक्टर है। तो एक फैक्टर और आता था, वो फैक्टर हमारे लिए क्या होगा, मीडियम। किस मीडियम में ये रखा गया है, तो उस मीडियम का तो इसमें कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। तो इन्होंने कैलकुलेट किया, पहले इन दोनों का सिंबल किया एक साथ, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनल को रिमूव करने पर हमें मिलता है एक कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्या कहलाएगा, कूलॉम्स कांस्टेंट। एफ पी इजक्वल्स टू, प्रोपोर्शनल हटा तो कांस्टेंट हम ले लेते हैं स्मॉल के, बाकी वैल्यूज को सेम एज इट लिख देते हैं, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, वेर के इज हमारा क्या है, कूलॉम्स कांस्टेंट। कूलॉम्स कांस्टेंट इसलिए क्योंकि कूलॉम्स की थ्योरी में हम लोग पढ़ रहे हैं। खैर इसको हम ऐसे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के नाम से भी जान सकते हैं, कुछ बुक्स में लिखे रहते हैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। इस के की वैल्यू कितनी लिखी जाती है, इन्होंने जब पाया तो उन्होंने जब कैलकुलेट किया तो ये मिलता था 9 × 10⁹। इसकी यूनिट होगी बट अभी हम लोग छोड़ते हैं। यूनिट की बात करें अगर, तो यूनिट कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। के को अगर यूनिट के लिए हम देखें तो के को यहीं रहने दे, बाकियों को लेफ्ट साइड में क्या करें, ट्रांसफर कर दे। तो आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, Q1 Q2 चले जाएंगे नीचे। तो के की यूनिट इक्वल्स टू एफ इंटू आर स्क्वायर की यूनिट ओवर Q1 Q2 की यूनिट। तो एफ की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, आर स्क्वायर ऊपर गया है मीटर स्क्वायर, और चार्जेस दो नीचे गए तो ये क्या हो जाएंगे, कुलॉम इंटू कुलॉम, कुलॉम स्क्वायर। तो के की यूनिट ये हो गई। के की एक वैल्यू और मीडियम को दिखाने के लिए इन्होंने क्या लिखा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। इस पूरे की वैल्यू यही है जो 9 × 10⁹ लिखा गया है। लेकिन इसमें क्यों ऐसा लिखा, जब पहले ये वैल्यू है तो ये क्यों लिखा गया हुआ। तो अभी जैसे हमने बताया कि तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट, इन्वर्सली डिस्टेंस, स्क्वायर के, और लास्ट में मीडियम आना चाहिए क्योंकि ये स्पेस में रखा है, लिक्विड में रखा है, वो सब मैटर करते हैं, फोर्सेस बदल जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं मीडियम की प्रॉपर्टी, जिसे क्या कहा जाता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या वैक्यूम कह सकते हैं हम लोग इसको। और दूसरी चीज़ क्या है, इसी को अगर हम वैल्यू के लिए बात करें कि इसकी वैल्यूज कितनी होगी, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ के बराबर अगर कर दे हम यहाँ पर, तो हमें 4 की वैल्यू पता है, ट्रांसफर करके इसको जब रेसिप्रोकल करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 8.85 × 10⁻²। ध्यान से देखें तो के ऊपर है और एप्सिलॉन नीचे, मतलब एप्सिलॉन नॉट की अगर यूनिट हमें लिखनी होगी तो के का यूनिट क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो यहाँ जो के की यूनिट आई है उसको बस रिवर्स करके लिख दे, कूलॉम स्क्वायर ओवर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये था हमारे पास कूलॉम से रिलेटेड सबसे पहली बात कि फोर्स कितना होगा, कूलॉम्स फोर्स इसे कहते हैं हम लोग। इसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसी को हम लोग कूलॉम फोर्स भी कह सकते हैं। ध्यान दे दो चीजें, ये हमेशा पॉइंटेड चार्ज के लिए
वैलिड होगा, सिर्फ पॉइंटेड मतलब एक पॉइंट जैसा। ऐसा नहीं कि बोर्ड पे पूरा चार्ज दे दिया और इस पे फोर्स निकाल रहा है, इस मार्कर के ऊपर रख के चार्ज, इन दोनों में कितना फोर्स आएगा वो नहीं निकाल पाएंगे हम, क्योंकि ये पूरा पूरा क्या है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, हमें चाहिए सिर्फ पॉइंटेड। पॉइंट है तो ठीक है। और दूसरी बात, बॉडी मूव नहीं करनी चाहिए, जिन चार्जेस के बीच में हम फोर्स निकाल रहे हैं वो मूव नहीं करने चाहिए, तो वो कैसे रहनी चाहिए, रेस्ट पर, या हम कह सकते हैं उसको स्टेशनरी। चार्जेस शुड बी स्टेशनरी। तो ये दो कंडीशन होगी तभी हम कूलॉम्स लॉ को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करने वाले हैं। ठीक है, ये था हमारे पास कूलॉम से रिलेटेड बात। अच्छा, एक चीज़ और बतानी थी इसमें, जैसे हमारे पास ये चार्जेस हैं, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। जैसे हम बात करें कि स्टार्स क्या बड़े हैं या छोटे हैं, हमारे लिए तो एक पॉइंट जैसा दिखते हैं, तो जितना दूर ऑब्जेक्ट से चले जाते हैं वो बड़ा ऑब्जेक्ट भी हमारे लिए कैसा फील होता है, एक पॉइंट जैसा। तो ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है तो इसको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को रख दे तो एक दूसरे के लिए कैसा ट्रीट करेंगे, पॉइंट जैसा। इसी पॉइंट पे माने जाएंगे कि चार्जेस हैं, इस पे सपोज Q2 है और इस पे कितना है, Q1। दोनों पर अगर प्लस हो तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये रिपल, और इसी लाइन के अलोंग करेंगे। ये भी बात ध्यान दें, कूलॉम्स फोर्स हमेशा जो लगता है, अगर प्लस प्लस से रिपल्सिव हुआ तो रिपल्सिव हमेशा इन चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन के क्या होगा, अलोंग होगा। अगर ये अट्रैक्टिव होता, एक प्लस एक माइनस होता, तो भी इसी लाइन के अलोंग, ऐसा नहीं कि इधर होता है एक ऊपर एक नीचे होता, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, हमेशा अलोंग करेंगे लाइन के। अच्छा, ये सेंटर को ही देखो वो किया गया है, पॉइंट किया गया कि सेंटर के लॉन्ग ही अवे हो रहा है या सेंटर के लॉन्ग ही टूवर्ड्स हो रहा है। इसका मतलब ये हमेशा फोर्स सेंटर पे लगेगा, ऐसा नहीं कि इस पॉइंट पे फोर्स ऐसे लगा के इसको इधर भगा दे रहे हैं ना, कभी नहीं होने वाला। ये हमेशा ऐसे ही जाने वाले हैं, दूर जाएंगे या तो पास आएंगे। इसलिए इस फोर्स का एक और नाम दिया जाता है, क्योंकि सेंटर पर लगता है तो इसको हम कह सकते हैं सेंट्रल फोर्स। तो इस फोर्स के तीन नाम हो गए। पहला तो नाम हो गया हमारे पास क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Fe, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और दूसरा कूलॉम्स के थ्रू निकाला गया तो कूलॉम्स फोर्स भी कह सकते हैं। और थर्ड, इन दोनों फोर्स की पास एक नेचर होगा कैसा, सेंट्रल फोर्स होगा, मतलब हमेशा ये कैसे लगेंगे, सेंटर पर ही लगेंगे। तो ये हमारे पास हो गया कूलॉम्स के बातें। अब हम बात करें कि जो इन पे अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा, वो क्या, एक तीसरा ऑब्जेक्ट अगर यहाँ में रख दे, तीसरा चार्ज Q1 Q2 था, एक यहाँ पे Q3 रख दे, सपोज ये प्लस है, तो इनके बीच जो फोर्स लग रहा था, ये वैल्यूज के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये चेंज हो जाएगा इसके आने से या नहीं होगा, तो आंसर होगा नहीं होगा। किसी थर्ड चार्ज के प्रेजेंस में इन दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो नहीं वैरी करेगा। ये हो सकता है कि इस पर जो पहले फोर्स लगता था इनकी वजह से रिपल्सिव के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर वो अब अलग हो जाए, कैसे, ये भी तो एक फोर्स लगाएगा, प्लस प्लस अगर है सपोज तो रिपल्सिव लगाएगा ऐसे, अब इस पर दो फोर्सेस हो गए तो इनका नेट कहीं इधर से जाएगा, तो इस पर अलग से फोर्स चेंज होगा, इस पर अलग से फोर्स चेंज होगा, लेकिन इनके बीच लगने वाला फोर्स चेंज नहीं होने वाला, वो अभी भी एज इट रहेगा। इसे हम कहते हैं सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेस, सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेस। सुपरपोजिशन हमने 11th में पढ़ा था कि अगर एक साथ एक जगह पे दो से ज़्यादा या दो हो कोई वेव तो उनका एडिशन हो जाता है विथ साइन। जैसे यहाँ पर इस चार्ज पे नेट फोर्स पहले कितना था, अगर ये नहीं होता तो हम बोलते ये सिर्फ ये लगाता इधर, लेकिन अगर ये भी आ गया तो इस पर नेट फोर्स क्या सिर्फ ये होगा, नहीं, इसका भी इफेक्ट आएगा। और इन दोनों को हम जोड़ नहीं देंगे सीधे सीधे कि इन्होंने 2 न्यूटन लगाया इन्होंने 4 न्यूटन लगाया तो जोड़ दिया 6 न्यूटन आ गया, नहीं, इन दोनों को हम वेक्टर तरीके से सेट करेंगे, बिकॉज डायरेक्शन क्या है इनकी अलग अलग है। अगर हम किसी एक सिंगल चार्ज की बात करें Q1 और एक दूसरे चार्ज की Q2 की, तो इन पर इसकी वजह से अगर सिर्फ फोर्स होगा तो वो यूनिट डायरेक्शन रखेगा इधर, और नेट यही माना जाएगा अभी। लेकिन अगर एक और चार्ज, दो चार्ज ऐसे प्रेजेंट हों Q3 Q4, तो ये भी तो इस पर फोर्स लगाएंगे लगातार, तो इस पर जो नेट फोर्स आएगा वो कितना होगा, इन तीनों का सम, वो भी कौन सा सम, वेक्टर सम, मीन्स डायरेक्शन के साथ ऐड करना है। मतलब ये हुआ हमारे पास कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिस पे चार्ज Q1 है, बाकी Q2 Q3 Q4 ऐसे बहुत सारे प्रेजेंट हैं, तो सिर्फ इस पर नेट फोर्स लिखना हो F on 1 विद वेक्टर डायरेक्शन के साथ,
तो क्या लिखा जाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4 एंड सो ऑन। और इन सबको भी क्या लगाना होगा, वेक्टर, क्योंकि इनको ऐसे ही नहीं जोड़ देना है, डायरेक्ट डायरेक्शन के साथ जोड़ना है। इसके लिए हमने 11th में ही वेक्टर पूरा पढ़ा अच्छे से कैसे ऐड करते हैं, बट क्वेश्चंस आएंगे तो हम उसमें भी देख लेंगे कैसे किया जाता है। ये हो गया सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेस। कूलॉम्स फोर्स का ये क्या था, सुपर पोजिशन था हमारे पास। ठीक, अच्छा अगर हम मीडियम चेंज करते हैं तो मीडियम चेंज करने से क्या होता है, तो अगर किसी भी दो चार्जेस के एक सिस्टम को हम फ्री स्पेस से उठाकर उसको रख देते हैं किसी ऐसे मीडियम में जिसमें परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट ना हो। मीडियम की परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन एम, और इसकी वैल्यू हमेशा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू एक वैल्यू आती है कैपिटल के, उसके बराबर होगी। और ये कैपिटल के होता क्या है, तो कैपिटल के को हम बोलेंगे अब से डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इस कैपिटल के की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगी। ये कैपिटल के, इसके पहले जो के हमने पढ़ा था वो क्या था, स्मॉल के था, वो कूलॉम्स कांस्टेंट, उसको हम सी भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, व्हाटएवर, लेकिन ये कैपिटल के ही पढ़ेंगे आगे। कैपेसिटर्स में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होने वाला है। इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर होगी। खैर वाटर के केस में ये होती है 80, पानी के केस में 1-2 याद रखने पड़ेंगे हमें। अच्छा अगर ये आ गया तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह हो जाएगा एप्सिलॉन एम, क्योंकि पूरे सिस्टम को मीडियम में डाल दिया गया है और चार्जेस पे कोई चेंज नहीं किया, डिस्टेंस पे कोई चेंज नहीं किया, तो हमारा फोर्स कितना हो गया, ये मीडियम के अंदर। हम इसको मीडियम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एफ इन मीडियम। पहले क्या हुआ करता था, पहले हुआ करता था ये फ्री स्पेस में, फ्री स्पेस में कितना था, एफ नॉट लिख लेते हैं, एफ फ्री स्पेस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर हम दोनों का रेशियो ले लें कि मीडियम में कितना फोर्स था, सेम चार्जेस मीडियम में रखे गए, सेम चार्जेस फ्री स्पेस में रखे गए, तो इनके बीच का फोर्स कुछ बदला कि नहीं बदला, तो वो देखा गया कि हाँ बदलता है। इन दोनों का अगर रेशियो ले तो ये 1/4 पाई कट जाएगा, Q1 बाई Q2 आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ से एप्सिलॉन नॉट 1 बाई में और यहाँ से 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, ये चला जाएगा एकदम ऊपर, तो एप्सिलॉन नॉट ओवर एप्सिलॉन एम, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन एम इक्वल टू 1 बाई क्या हो जाएगा, के। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई के। मीन्स अगर मीडियम में हमारा कोई भी चार्ज सिस्टम चला जाए तो उस पर फोर्स पे क्या इफेक्ट आने वाला है, वो फोर्स हो जाएगा एफ एम अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 बाई के। जो पहले फोर्स हुआ करता था एफ नॉट को उधर ले जाए, एफ नॉट अपॉन के, जो फ्री स्पेस में फोर्स होता था, अब वो मीडियम में फोर्स कितना हो जाएगा, 1 बाई के टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, अगर मीडियम में हम ले जाते हैं चार्जेस को तो फोर्स उनके बीच में क्या होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। जितना ज़्यादा के उतना कम फोर्स होगा। ठीक है, ओके। अब हम लोग देखेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, कूलॉम जो लॉ था उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे करेंगे, बिकॉज कूलॉम ने क्या दिया था, फोर्स की वैल्यू दी थी, मैग्नीट्यूड दी थी, हमें डायरेक्शन भी चाहिए किधर लगेगा। ये तो हमारी कहानी थी कि हमने दो चार्जेस प्लस प्लस लिया, अगर Q2 प्लस है Q1 भी प्लस है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे। बट डायरेक्शन किधर लिखेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 30 डिग्री 70, क्या लिखने वाले हैं, तो उसके लिए भी हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा चीज़ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने अगर एक कार्टेशियन यूज किया, कार्टेशियन एक्स वाई प्लेन, इसमें एक चार्ज को लिया Q1 और एक दूसरा चार्ज लिया Q2। अच्छा इनकी पोजीशन ओरिजिन से सपोज R1 है और इस चार्ज की पोजीशन है R2, और इनके बीच में जो ये लाइन ऐसे आएगी, ये लाइन ऐसे भी हो सकती थी, बट अगर ऐसे आ रही तो इसको हम क्या लिखेंगे, वेक्टर आपको याद होगा क्या होता था, इसको लिखा जाए तो ये लिखा जाएगा R2 माइनस R1, जो बाद में होता है उसको पहले लिखते हैं हम लोग। और अगर ये लाइन ऐसे होती रिवर्स में तो क्या लिखते हैं, जिसकी तरफ जा रहा है वो बात पहले लिखा जाएगा R1 माइनस R2। ये वेक्टर में पढ़ाया गया, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार उसको जरूर देखिए आप। वेक्टर फॉर्मेट ये हो गया।
इसको इस तरफ की लाइन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगे डेल्टा आर, और इधर की लाइन को भी कहेंगे डेल्टा आर। ये दोनों तो सेम होंगे, ये लाइन सेम है, बस वैल्यू क्या है इनकी अलग है। इसके आगे हम लोग लगा सकते हैं माइनस, क्योंकि इसे माइनस लगाएंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा और वही वैल्यूज आ जाएगी। तो ये हो गया इनके बीच की डिस्टेंस। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R, वो भी कौन सा, डेल्टा आर, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब डेल्टा आर हम ये भी ले लें, ये भी ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर करें तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू कोई भी इसमें हम पुट कर सकते हैं। तो खैर एक लिख लेते हैं हम लोग, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ये हुआ अभी मैग्नीट्यूड पार्ट, अभी हमने वेक्टर नहीं लगाया, लेकिन अगर हम वेक्टर फॉर्मेट चाहिए तो हम लगाएंगे एफ ई वेक्टर, और अगर लेफ्ट हैंड में वेक्टर हुआ तो आरएचएस में भी वेक्टर होना चाहिए। खैर 1/4 पाई एप्सिलॉन में तो कोई वेक्टर होने वाला नहीं है। Q1 और Q2 चार्जेस होते हैं, ये भी वेक्टर नहीं होंगे। नीचे वाला मैग्नीट्यूड हो चुका है, ये भी वेक्टर नहीं होगा। लेकिन हमें ये पता है कि यदि किसी मैग्नीट्यूड को वेक्टर बनाना हो तो उसमें यूनिट वेक्टर का क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाइड करते हैं। और ये यूनिट वेक्टर होना कौन सा चाहिए, तो ये यूनिट वेक्टर इसी लाइन के, इसी वेक्टर का ही पार्ट होना चाहिए, इसी की दिशा में, इसी की डायरेक्शन में वो होना चाहिए। और हमें पता है यूनिट वेक्टर एन कैप इज इक्वल टू वेक्टर एन ओवर वेक्टर एन का मॉड, ये होता है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें इस फॉर्मूले से तो ये हो जाएगा क्या, ये वाला पोर्शन वेक्टर आर ओवर वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड। वेक्टर आर क्यों लिखा मैंने, डेल्टा आर क्यों लिखा, मतलब आर की जगह पे, क्योंकि ये वाली पोजीशन तो डेल्टा आर ही लिखा है ना, हम इसको डेल्टा आर यहीं भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमें ये पता हो कि ये डेल्टा आर है क्या। तो डेल्टा आर इस वेक्टर या इस दिशा में यूनिट वेक्टर है वो। अगर इससे हम रिप्लेस कर दें इसको तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से गायब हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास डेल्टा आर वेक्टर ओवर डेल्टा आर मैग्नीट्यूड। और ये भी तो वही तक है, डेल्टा आर ही का मैग्नीट्यूड था ना, स्क्वायर था, एक और आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो ये फाइनली हमारे पास हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R1 माइनस R2 वेक्टर के साथ मॉड स्क्वायर और इसका एक पार्ट क्यूब हो जाएगा। ओके, ये क्या लिखा जाएगा, डेल्टा आर। क्या डेल्टा आर ये लिखा जाएगा या डेल्टा आर ये लिखा जाएगा। तो ध्यान दें, अगर इस पर फोर्स निकाले तो ये प्लस अगर रहता और ये भी प्लस रहता तो इस पे फोर्स इधर लगता और इस पे फोर्स इधर लगता। ये वाली फोर्स इसकी डायरेक्शन में है और ये वाली फोर्स नीचे वाली की डायरेक्शन में है। अगर हम इसकी डायरेक्शन में लिखना चाहें फोर्स, मतलब ऐसे कि फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन वेक्टर फॉर्मेट इक्वल्स टू, तो इन सबको तो लिख ही लिया हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R1 R2 क्यूब इंटू, अगर हम इस पे लिखे तो डेल्टा आर लेंगे, और डेल्टा आर क्या, R2 माइनस R1 है, R2 माइनस R1 वेक्टर है, और ये मॉड नहीं है, ध्यान दें, ये ऐसे हो गया। तो ये वेक्टर फॉर्मेट और यहाँ वेक्टर फॉर्मेट, ये हो गया हमारे पास एक फाइनल फॉर्मूला। ये किस पे फोर्स है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, फोर्स ऑन टू ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। अगर हमें ऐसा लिखना होता फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू वेक्टर फॉर्मेट, तो क्या लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R1 माइनस R2 क्यूब मल्टीप्लाइड। इस फोर्स, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो इस तरफ है, तो हमें ये वाली ऊपर वाली नहीं लेनी, नीचे वाली लेनी, और नीचे वाला क्या है, माइनस डेल्टा आर है। माइनस डेल्टा आर क्या है, R1 माइनस R2, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर R1 माइनस R2, ये हो गया। तो ये हो गया फोर्स ऑन सेकेंड, एंड ये हो गया, सॉरी, ये फोर्स हो गया फर्स्ट और ये फोर्स हो गया सेकेंड पर, पहले की वजह से और इस पर दूसरे की वजह से। अच्छा, इन दोनों में सिमिलरिटीज क्या है, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे R2 माइनस R1 है, यहाँ पे R1 माइनस R2 है। अगर हम इसी के आगे माइनस लगा देते हैं तो ये पलट जाता, और पलट जाता है इसका मतलब F21 इक्वल्स टू यहाँ क्या हो जाता, F12, और लेकिन बराबर कब हुआ था, जब माइनस लगा था, तो माइनस लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। मतलब ये एक चीज़ ये मिला कि वेक्टर फॉर्मेट करने से एक चीज़ मिला कि पहले चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो दूसरे चार्ज के फोर्स के क्या हुआ है, बराबर है, बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो हम इसको कभी भी ऐसे तो इक्वल नहीं लिख सकते हैं, क्रॉस हो जाएगा ये। अगर इक्वल करना है
तो F21 इक्वल्स टू माइनस F12 लिख सकते हैं। ये नीट में कई बार क्वेश्चन एक दो बार आया है कि अगर हम पार्ट ऐसा लिखें F21, क्या ये ऑप्शन सही है? हाँ, ये सही हो जाएगा। क्या ये भी लिख सकते हैं F21 मॉड इक्वल्स टू F12 मॉड? यस, ये भी सही होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड में माइनस या डायरेक्शन की बात नहीं की जाती। तो मैग्नीट्यूड अगर लिया जाए तो दोनों मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारे पास सिंपल सा पार्ट। ओके, एक चीज़ और इसमें देखते हैं कि एक तो ये पता चल गया कि वेक्टर फॉर्मेट से कि दोनों चार्जेस पर इक्वल फोर्स अपोजिट में लगता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। और अगर हम एक चार्ज पे सिर्फ बात करें तो सिर्फ एक चार्ज पे तो फोर्स है, लेकिन पूरे सिस्टम में अगर बात करें तो अभी भी फोर्स क्या है? जीरो है। जैसे ये एक चार्ज हो गया और एक ये चार्ज हो गया, इसको इसने रिपेल किया, इसको इसने रिपेल किया, F12 से F21 से, बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शंस। इंडिविजुअली इस पर तो फोर्स दिख रहा है लेफ्ट एंड राइट, लेकिन अगर इसको हम एज अ सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम अज्यूम कर लें तो नेट फोर्स कितना हो गया? कैंसिल, जीरो। और जब नेट फोर्स जीरो होता है तो हम बोलते हैं मोमेंटम क्या होना? कंजर्व होना, कांस्टेंट हो जाता है। मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व रहता है, जो पहले था वही अब भी है। तो डेल्टा मोमेंटम, डेल्टा पी बराबर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। अच्छा, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन, जैसे एक स्मॉल डिस्टेंस r पर दो चार्जेस रखे हैं, 1 कूलम एंड 2 कूलम। इनके मासेस ले लेते हैं हम लोग, 2 kg एंड 3 kg मास होगा। ठीक है, अब ये दोनों अगर प्लस हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। शुरू में ये दोनों रुके थे, दोनों की स्पीड क्या थी? 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जैसे हम इसको छोड़ देंगे, एक दूसरे के रिपल्सन की वजह से ये लोग भागना चाहेंगे, और जब भागेंगे ये लोग तो इनके पास, दोनों के पास स्पीड आएगी। सपोज इन्होंने दे दिया क्वेश्चन में कि इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, 3 kg वाली की, जिसपे 2 कूलम चार्ज है, जीरो से ये चलने लगा तो कितनी स्पीड पकड़ लिया? 2 मीटर पर सेकेंड। इसी समय इसकी कितनी स्पीड होगी? तो हमें ये पता है कि दो चार्जेस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होता है? जीरो। नेट फोर्स जीरो होता है तो मोमेंटम क्या रहेगा इनका? कंजर्व। कंजर्व का मतलब शुरू में मोमेंटम कितना था? दोनों रुके हुए थे 0 0, तो मोमेंटम शुरू की क्या थी? इनिशियल बराबर 0 थी। फाइनल भी निकाल लो, फाइनल क्या हो जाएगा? इन भाई साहब की उधर वेलोसिटी मान लेते हैं v, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा? m इंटू वी, 2v। उस तरफ को अगर हम माइनस लेते हैं और इस तरफ को प्लस लेते हैं तो इसकी मोमेंटम कितनी लिखेंगे? 2 इंटू 3 m इंटू वी, m इंटू वी। ये बाद की है और ये पहले की है। मोमेंटम कंजर्व मतलब शुरू और फाइनल की क्या होनी चाहिए? इनिशियल और फाइनल की बराबर होनी चाहिए। तो इसको उठा के इसके बराबर कर दो, तो -2v प्लस 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, बराबर क्या करना है? 0। तो v बराबर क्या हो जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब 3 मीटर पर सेकेंड मतलब उधर भागेगा वो। ये क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक्स, बहुत पार्ट है ये। इस पे और क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं? अगर जैसे हम बात करें कि दो चार्जेस हैं और इन पे नेट फोर्स जीरो आ रहा है, एक्सटर्नली भी जीरो है, इंटरनल नेट क्या हो जा रहा है? जीरो हो जा रहा है, कैंसिल आउट होकर। तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। और ध्यान से याद करें क्लास 11th की बात, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास वेरी करता है यदि नेट फोर्स हो। अगर नेट फोर्स जीरो है तो सेंटर ऑफ मास भी किस पर रहता है? रेस्ट पर रहता है। मतलब ये कि शुरू में इन दोनों पॉइंट चार्जेस का दो पेयर बनाकर सेंटर ऑफ मास मान लें, यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग, यहाँ पे कॉम है, खैर कॉम 3 kg की टूवर्ड्स होगा, यहाँ पे कॉम है, इस पॉइंट को ऐसे मार्क कर लें। तो ये चार्जेस चाहे जितना जैसे भागे, ये सेंटर ऑफ मास इनका यही रहेगा, क्योंकि 3 kg वाला 2 मीटर पर सेकेंड जा रहा, कुछ धीरे जाएगा, और ये 2 kg वाला कितने से जा रहा? 3 मीटर पर सेकेंड तेज जाएगा। तो हो सकता है कुछ देर बाद यहाँ रहे, कुछ देर बाद यहाँ रहे, लेकिन इनका सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? अभी भी रेस्ट पे रहेगा। तो दो बातें, मोमेंटम कंजर्व और सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? रेस्ट पे रहेगा। ये बात ध्यान दें। ओके, अब एक दो क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन जैसे बहुत फेमस क्वेश्चन, और सबसे पहले हर एक बुक में मिलेगा आपको ये क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल तरीके से समझ लें। जैसे हम बात करें कि एक लाइन है, इस लाइन पे इसको हम ले लेते हैं नंबर लाइन, 0,0 है ये, यहाँ पे 2,0, 4,0, ठीक है, यहाँ पे
2 कूलम रखते हैं, यहाँ पे 4 कूलम रखते हैं, यहाँ पे -6 कूलम रखते हैं। ठीक, अब हमसे पूछा जाए कि इस 4 कूलम पर नेट फोर्स कितना होगा, तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, ये है इनका पेयर बनेगा, इस लाइन के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 2,0 के अकॉर्डिंग 2 यूनिट मान लेते हैं मीटर में। ठीक, इस पर ये फोर्स लगाएगा और ये भी इस पर लगाएंगे, खैर ये इस पर भी लगाएगा लेकिन इस पर हमसे नहीं पूछा, हमसे सिर्फ इस पर पूछा है, तो इस पर ध्यान दे। 2 kg वाला 2 कूलम वाला इसको खींचेगा अपनी तरफ, क्यों खींचेगा, अच्छा प्लस प्लस है, ये भी प्लस है ये भी प्लस, तो रिपेल करेगा। खैर 2 kg वाला 4 kg को इस तरफ रिपेल करेगा, इस पे नहीं निकालना है तो इस पे ध्यान ना दे कि ये भी तो रिपेल करेगा उससे मतलब नहीं हमें। ये 2 kg वाला इसको रिपेल करेगा इधर, और ये 6 kg वाला इस 4 kg को माइनस प्लस के अकॉर्डिंग क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 2,0 4,0 के अकॉर्डिंग 2 मीटर, ये भी हो जाएगा। तो ये कितना फोर्स लगा के इसको रिपेल करेगा, निकाल लेते हैं इसको, के ले लेते हैं 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की जगह हम के लेते हैं, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये हो गया फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 2, 4 ड्यू टू 2। अब दूसरा, इससे इसकी डायरेक्शन याद रखें, राइट साइड है, ये 6 kg वाला इसको किधर खींचेगा, 6 कूलम वाला किधर खींचेगा, F ऑन 4 ड्यू टू 6 इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा Q1 ले कौन सा Q2, कोई भी ले ले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरे कंफ्यूजन में आते हैं कि ये प्लस प्लस थे तो प्लस प्लस लिखा, यहाँ प्लस और माइनस था तो माइनस क्यों नहीं लिखा। हमने डायरेक्शन लिख लिया है, माइनस और प्लस सिर्फ डायरेक्शन के लिए होते हैं, फॉर्मूले में लिखना जरूरत नहीं है। इसको अगर सॉल्व करें तो 2 2 जा 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 6K और यहाँ बचेगा 2K। दोनों की डायरेक्शन सेम है, अगर हम किसी बॉडी को पकड़कर दो लोग एक तरफ ही खींचे तो वो बॉडी बहुत ज़्यादा फोर्स फील करेगा, दोनों का सम फील करेगा, क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना है 0। तो 2K प्लस 6K कितना हो जाएगा नेट फोर्स 8K। ये हमारे पास आंसर हो गया, बहुत सिंपल सा है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन कुछ इस तरह का आ जाए, लीनियर चार्जेस ना हो, चार्जेस थोड़े से ट्रायंगल पार्ट में हो या स्क्वायर पार्ट में हो, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल का कर लेते हैं क्वेश्चन। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको ले लें, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल एल साइड का है, सपोज कर लेते हैं वर्टेक्स A B एंड C हैविंग चार्जेस कैपिटल Q एंड माइनस कैपिटल। अगर नहीं लिखा है तो प्लस इसको हम एज्यूम कर लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ओके, अब हम बात करें कि क्या क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है, तो क्वेश्चन जैसे सबसे पहला, खैर इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछने के ऊपर है। पहला क्वेश्चन हम जैसे देख लेते हैं, नेट फोर्स हमसे पूछ ले, नेट फोर्स ऑन F net ऑन चार्ज एट A, जो A पर रखा हुआ है चार्ज, पॉइंट A पर, उस पर नेट फोर्स कितना आएगा, अगर वो पूछे तो हम क्या करेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सिंपल तरीके हैं। अगर आप 11th में वेक्टर के कुछ पार्ट्स पढ़े हैं तो आपको तुरंत आ जाएगा, अदरवाइज थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। खैर दिक्कत नहीं कह सकते हम लोग उसको, अगर प्रॉब्लम है तो एक बार वापस वेक्टर देख लेंगे जरूर जाकर, ठीक है। देखते हैं, हमें A पर रखे हुए चार्ज पर नेट फोर्स चाहिए, सिर्फ A पर, इन पर नहीं। खैर फोर्स हमेशा इंटरेक्शन पार्ट होता है, कभी भी एक पर नहीं लगता, अगर हम इसको फोर्स लगाते हैं तो वापस मिलेगा ही मिलेगा, तो ये अगर इस पर फोर्स लगाएगा तो इसको वापस मिलेगा, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ इससे। तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, तो ध्यान दें, ये वाला पहले लगाएगा किधर, तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये अट्रैक्ट करेगा along द लाइन ज्वाइनिंग, बार बार हम बता रहे हैं। ये प्लस इसको क्या करेगा, रिपेल या अट्रैक्ट, तो रिपेल करेगा along द लाइन, ऐसे। सिर्फ इतने पार्ट को वापस देखें, इतना हो गया कि इसने क्या किया, अट्रैक्ट किया, इसने क्या किया, रिपेल किया। अब इस पे काम हो चुका है, तो इसका हम पॉइंट एक बना लेते हैं प्लस Q, एक फोर्स इस तरफ और एक फोर्स इस तरफ। ध्यान दें, इक्विलेटरल ट्रायंगल के इन साइड एंगल्स कितने होते हैं 60 60 60 60 हो गया, तो ये स्ट्रेट लाइन अगर है तो 180 होगा, 60 खत्म हो गया, तो बच्चा कितना इनके बीच में 120। इसका मतलब ये कितना एंगल लेके जा रहा है 120, है ना। आपको 11th में पैरेललोग्राम लॉ पढ़ाया गया होगा, P Q,
और इनके बीच में थीटा एंगल हो तो इनके बीच का जो रिजल्टेंट आता है वो हम लोग इस फॉर्मूले से निकालते हैं आर से, और आर बराबर क्या होता है रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, where थीटा इज द एंगल बिटवीन p एंड q। यहाँ भी दो वेक्टर्स हैं, एक ये फोर्स है, फोर्स वेक्टर होता है, एक ये फोर्स है, ये भी वेक्टर होगा। तो इसको हम फोर्स ले लेते हैं F1 और इसको ले लेते हैं F2। इसको इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक को P मान लो, दूसरे को क्या मान लो Q, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा जो इनका रिजल्टेंट आने वाला है अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम एंड दैट इज इक्वल टू 120। ओके, अब F1 F2 कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दें F1 इनके बीच का एंगल फोर्स है ना, तो K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर से अगर हम इसको सॉल्व करें तो फोर्स आ जाएगा F1 इज इक्वल टू K Q1 नीचे वाले को ले ले Q, Q2 ऊपर वाले को ले ले Q बाई आर स्क्वायर, इनके बीच की डिस्टेंस L स्क्वायर, माइनस फिर से मैंने कहा माइनस सिर्फ साइन की बात बता रहा था, डायरेक्शन ये माइनस नीचे की तरफ हो गया, इसका काम खत्म, इसलिए यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे। इसकी वजह से जो रिपल्सिव फोर्स होगा F2 वो कितना हो जाएगा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इनके बीच की दूरी L है वो भी आर स्क्वायर। ध्यान से देखें ये F1 और F2 दोनों बराबर है, तो हम F1 F2 को अगर बराबर कर लें, एक नया मान लें F, तो क्या हो जाएगा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 2F स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ स्क्वायर हो जाएगा, ये भी F क्या हो जाएगा F स्क्वायर, और cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, तो ये इससे कट जाएगा, एफ स्क्वायर बचेगा वो भी माइनस के साथ, तो एक घटेगा तो कितना बचेगा इससे F स्क्वायर, तो बाहर कितना निकल जाएगा F। ठीक, तो ये हो गया रिजल्टेंट की, इस पर जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वो लगेगा F, और F को इनमें से ही हमने एज्यूम किया था, तो कोई भी लिख लो F बराबर K Q स्क्वायर ओवर L स्क्वायर। मतलब ये कि इस चार्ज पर जो A पर रखा है इस पर नेट फोर्स लगेगा तो K Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर, लेकिन फोर्स वेक्टर होता है, मैग्नीट्यूड तो मिल गया, डायरेक्शन कहाँ मिलेगा, तो डायरेक्शन के लिए हम क्या देखेंगे लॉजिक भी कि दो इक्वल फोर्सेस अगर 120 पर हैं तो इनका रिजल्टेंट इन्हीं के बीच से जाएगा, कितने डिग्री पर 60 पर, ये बहुत बार पढ़ा होगा 11th में, वैल्यू F और डायरेक्शन इधर। अच्छा, इन दोनों के बीच की डायरेक्शन अगर हम बनाए तो सीधा ऐसे होगा, तो ध्यान से देखिए ये हॉरिजॉन्टल ही हुआ, तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, नेट फोर्स ऑन दैट चार्ज placed at A is equals to K Q square by L square in the direction of BC at A। A पर BC की डायरेक्शन में ही होगा, हॉरिजॉन्टल भी यूज कर सकते हैं हम लोग, अगर सिर्फ लिख दिए BC तो भी मैटर नहीं होगा, वो सही माना जाएगा, ठीक है, और फिगर में खैर रिप्रेजेंट करा देंगे तो सब कुछ सही दिखा जाएगा। ये था बेसिक सा पार्ट। अगर हमसे यही क्वेश्चन पूछता कि इस पर बताएं तो इस पर फोर्स कितना होगा नेट फोर्स, तो लॉजिकली देख लेते हैं, मतलब सिंपल तरीके से, प्लस इसको क्या करेगा रिपेल, माइनस क्या करेगा अट्रैक्ट, इनके बीच में वापस कितना एंगल होगा 60 के अकॉर्डिंग 120, तो 120 का ये हाफ हो जाएगा इस तरफ, मतलब इस पर नेट फोर्स इधर लगेगा और चेक करिएगा सेम वैल्यूज आएगी। ठीक, इस पर बात करें कि इस पर फोर्स किधर आएगा, कितना आएगा, तो प्लस क्यू इस माइनस क्यू को खींचेगा, ये प्लस क्यू इस माइनस क्यू को खींचेगा। ठीक, तो ये दोनों जब खींच लेंगे तो इनके बीच का फोर्स एंगल कितना है 60, तो इनका रिजल्टेंट कितना जाएगा बीच में कितने डिग्री पर 30 डिग्री पर, वैल्यू कितनी होगी, तो वैल्यू के लिए यही फॉर्मूला लगाएंगे, बस यहाँ पर कितना लगा देना है cos 30।